हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चल रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करवा रखा हूँ, जिससे आपका किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग ऑन ए न्यू टॉपिक। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ कि ये जो मेरे वीडियोज़ हैं वो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, यदि आप ज्योग्राफी से सब्जेक्ट से हो तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा हूँ, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको बिल्कुल डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं। और इसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो बिल्कुल आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। और इनकी जो पीडीएफ लेने का जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है, वही मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं जिनसे आप ये पीडीएफ ले सकते हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सुमेलित करो। 236वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इनको सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ये दोनों लिस्ट दी हुई है यहाँ पर। और एक साइड लिखा हुआ है ABCD, दूसरी साइड है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर सुमेलित करके दिखा दिया हूँ कि प्रव्रजन पर प्रतिबंध है दक्षिण अफ्रीका में, असाधारण वृद्धि है दक्षिणी पूर्वी एशिया में, प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और असामान्य वितरण है ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली बता दिया है आपको, बाकी जो आगे के क्वेश्चन है उनको मैं इस तरीके से नहीं बताने वाला। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 237। 237वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको 237वां। मानव के सांस्कृतिक विकास में निम्नलिखित जैविक विशेषताओं का विशेष योगदान है। कथन ए है अंगूठे, दूसरा है सीधे खड़े होने की क्षमता, तीसरा है त्रिविम दृष्टि, चौथा है जटिल मस्तिष्क, और पांचवा है संप्रेषण कला। तो जो 237वां क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये पांचों के पांचों कथन बिल्कुल सही है कि जो मानव के सांस्कृतिक विकास में जैविक विशेषताओं का योगदान है, अंगूठे का योगदान है, सीधे खड़े होने की क्षमता का योगदान है, जटिल मस्तिष्क का योगदान है, संप्रेषण कला का योगदान है, और त्रिविम दृष्टि का योगदान है। तो इन सभी पांचों पॉइंट्स का बहुत बहुत योगदान है। उसके बाद 238वें क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 238वां क्वेश्चन है, ये रहा 238वां क्वेश्चन। और यहाँ पर वही लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, ये दो लिस्ट दे रखी है यहाँ पर। तो एक साइड लिखा हुआ है नगरीकरण की प्रक्रिया और दूसरे साइड लिखा हुआ है नगरीकरण की अवस्थाएं। यहाँ पर हमें इनको सुमेलित करना है, आपस में मिलाना है कि कौन सा मिलान बिल्कुल सही है। तो कथन ए है, नगरीय बस्ती का प्रारंभ, नगर की रचना, नगर का पूर्ण विकसित। दूसरी साइड है विश्व नगरी, इयोपोलिस, और नगर राज्य होना। यहाँ पर सुमेलित करना है, तो आप सुमेलित करके एक करेक्ट आंसर मेरे को बताओ, फिर मैं इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैं बताता हूँ। तो जो ये क्वेश्चन है 238वां, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि देखो, नगरी बस्ती का जो प्रारंभ है वो होता है इयोपोलिस। उसके बाद होता है नगर की रचना। नगर की रचना का मतलब होता है नगर राज्य होना, और नगर का पूर्ण विकसित, ये है विश्व नगरी। दोबारा से देख सकते हो, नगरी बस्ती का प्रारंभ इयोपोलिस है, नगर की रचना नगर राज्य होना है, नगर का पूर्ण विकसित विश्व नगरी है। अब मैंने इस क्वेश्चन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन तैयार किया है, ध्यान रखना। मैं जो डिस्क्रिप्शन है पूरा एक क्वेश्चन में नहीं तैयार कर सकता, क्योंकि जब मैं डिस्क्रिप्शन पूरा एक क्वेश्चन में तैयार करूँगा तो वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, जिससे पूरा पूरा लास्ट तक एक क्वेश्चन, जैसे जो ये नगरों के विकास की जो अवस्थाएँ हैं
इनसे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, हम बाकी की बची हुई विशेषताएं हैं या इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा क्लेरेंस पेरी ने प्रतिपादित की थी। किसने प्रतिपादित की थी? क्लेरेंस पेरी ने। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लुई मैम्फर्ड ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ द सिटीज़, ध्यान रखना लुईस मैम्फर्ड की एक पुस्तक थी कल्चर ऑफ सिटीज़, और इसमें उन्होंने नगरों के विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया था। किसका? नगरों के विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया था। उसके बाद है नगरों के विकास की टोटल 6 अवस्थाएं बताई थी उन्होंने। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से लुईस मैम्फर्ड ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का अपनी किस पुस्तक में जिक्र किया था? तो वो है कल्चर ऑफ द सिटीज़ में। और इसकी जो 6 अवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सामने हैं आपके। पहली है इयोपोलिस, दूसरा है पोलिस, तीसरा है मेट्रोपोलिस, चौथा है मेगापोलिस और पांचवा है टायरेनोपोलिस और छठा है नेक्रोपोलिस। ये टोटल 6 अवस्थाएं हैं। अब 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इन सभी अवस्थाओं को क्या करता है एग्जामिनर सही क्रम में व्यवस्थित करवा लेता है। क्वेश्चन बना लेता है कि निम्नलिखित अवस्थाओं को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करें? उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहली जो अवस्थाएं हैं वो है इयोपोलिस, दूसरी है पोलिस, उसके बाद है मेट्रोपोलिस, उसके बाद है मेगापोलिस, फिर है टायरेनोपोलिस और फिर है नेक्रोपोलिस। देखो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की ओर। ये बिल्कुल ये इस तरीके से क्रम है जो ऊपर डायग्राम बना के मैं दिखा रखा हूँ। अब इयोपोलिस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो इयोपोलिस था, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इयोपोलिस नगरों के विकास की प्रारंभिक अवस्था है, ये ध्यान रखना है आपको। जो इयोपोलिस है नगरों के विकास की प्रारंभिक अवस्था है, और जो नेक्रोपोलिस है वो नगरों के विकास की अंतिम अवस्था है। इयोपोलिस इस अवस्था में नगर के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं। जो इयोपोलिस होता है इस अवस्था में नगर के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन बिगड़ने लगते हैं। इयोपोलिस यह नगर की हीन अवस्था होती है। जो इयोपोलिस होती है वो नगर की हीन अवस्था होती है। नगर की हीन अवस्था का मतलब होता है इयोपोलिस में नगर का विकास नहीं हो पाता है। जब गांव किसी नगर में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या बोलता है? क्वेश्चन बन जाता है कि जब कोई गांव किसी नगर में कन्वर्ट होता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? इयोपोलिस बोलते हैं। और मेगापोलिस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग गॉटमैन ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे दिल्ली है, मुंबई या कोलकाता, ये सभी की सभी क्या हैं? मेगापोलिस हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात है चक्रीय परिवर्तन की चर्चा नगरों के परिवर्तन के संदर्भ में पैट्रिक गिडिस और लुई मैम्फर्ड ने की थी। चक्रीय परिवर्तन की चर्चा नगरों के परिवर्तन के संदर्भ में पैट्रिक गिडिस एवं लुई मैम्फर्ड ने की थी। लुई मैम्फर्ड ने सांस्कृतिक अवधि के नगरों के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आ जाता है कि लुई मैम्फर्ड ने कंटेनर शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया था? तो सांस्कृतिक अवधि के नगरों के संदर्भ में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लुई मैम्फर्ड ने सांस्कृतिक अवधि के नगरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वो था कंटेनर शब्द। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जो इसके रिगार्डिंग और भी पॉइंट्स हैं, भारत में इयोपोलिस कितनी है, मेगापोलिस कितनी है, विश्व में मेगापोलिस कितना है, मेट्रोपोलिस कितना है, टायरेनोपोलिस क्या होता है, नेक्रोपोलिस क्या होता है, इनका डिस्कस हम जो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कर लेंगे। और आगे हम बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 239 पर डिस्कस करते हैं। 239वां क्वेश्चन है, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्युओं की संख्या अधिक देखी जाती है? तो जो 239वां क्वेश्चन है उसमें है जापान। यहाँ पर जापान एक ऐसा देश है चारों ऑप्शनों में जहाँ पर जन्म की अपेक्षा मृत्युओं की संख्या अधिक होती है। उसके बाद 240वां क्वेश्चन है, ये है 240वां क्वेश्चन, बिल्कुल दिख रहा है आपको। जहाँ पर लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है। लिस्ट फर्स्ट में जनजातियाँ हैं, लिस्ट सेकंड में देश है।
और यहाँ पर ये 4 कथन है, बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। एक साइड जनजातियाँ दे रखी हैं, दूसरी साइड उनसे रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो 240वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आप जो आंसर है वो सजेस्ट कर लेना, मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो याकुत है वो टुंड्रा क्षेत्र से संबंधित है, और जो तातार है वो साइबेरिया से संबंधित है, जो वेदा है वो श्रीलंका से संबंधित है, और जो पापुआन है वो न्यू गिनी से संबंधित है। बिल्कुल ये इसका सुमेल है, याकुत टुंड्रा क्षेत्र से, तातार साइबेरिया से, वेदा श्रीलंका से, और पापुआन न्यू गिनी से। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, कुछ जनजातियां हैं जैसे माओरी है, न्यूजीलैंड में रहती है, और पिग्मी है, कांगो बेसिन में रहती है अफ्रीका में। गाउचो है जो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में रहती है। याकुत है जो रूस के टुंड्रा प्रदेशवासी हैं। रेड इंडियंस हैं जो उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्रवासी हैं। जो रेड इंडियंस हैं वो उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रवासी हैं। एस्किमो है वो कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं। मसाई है जो पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। बांतू है जो मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। हेमिटस है जो उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं। खिरगिज है जो एशिया के स्टेपी क्षेत्र में रहते हैं, मध्य एशिया में रहते हैं। जूलू है जो नटाल प्रांत में रहते हैं। कौन से में? नाटाल प्रांत में रहते हैं। पापुआन न्यू गिनी में रहते हैं, और वेदा श्रीलंका में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रजातियों का डिस्कस किया हमने यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जिनका हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो जनजातियाँ हैं इनको यदि आपको बिल्कुल खोल के पढ़ना है, बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ना है, तो मैं जनजातियाँ पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर डेस्क्रिप्टिव टाइप से, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 241, जहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दो दी हुई है, यहाँ पर आपके सामने हैं बिल्कुल। और ये इसके 4 कथन हैं जिनको हमें सुमेलित करना है। देखो, एक साइड तो लिखा हुआ है क्या, उत्प्रवास है, अप्रवासन है, ऋतु प्रवासन है, अभिगमन है। दूसरी साइड उनसे रिलेटेड जो कथन है वो दिया हुआ है। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है कि कौन सा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 241। तो जो 241वां क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 241 में। देखो, सबसे पहले मैं प्रवास बता देता हूँ आपका मतलब प्रवास का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं। प्रवास में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। आवागमन ऐसे नहीं कि यहाँ से जैसे कोई सामान लाने के लिए आप कहीं गए, वो प्रवास नहीं होता। प्रवास का मतलब होता है कि आप यहाँ से उठ के और दूसरी जगह जा रहे हो, और वहाँ पर कुछ समय के लिए रह रहे हो, फिर वहाँ से उठ के किसी अन्य जगह पर जा रहे हो, फिर वहाँ पर कुछ समय के लिए रह रहे हो, या फिर वहाँ से उठ के फिर और किसी स्थान पर जा रहे हो, फिर वहाँ पर कुछ समय के लिए रह रहे हो। सपोज डैट आपके पास पशु हैं 8-10, और आप उनको चराने के लिए जैसे पहले राजस्थान चले गए, वहाँ पर आपने 6 महीने चराया। फिर उसके बाद आप गुजरात चले गए, फिर वहाँ पर आपने 6 महीने चराया। फिर उसके बाद आप मध्य प्रदेश में आ गए, फिर वहाँ पर 6 महीने चरा रहे हो। फिर आप वापस गुजरात में चले गए, वहाँ पर आप 2 महीने चराए। तो ये क्या प्रोसेस है? ये है प्रवास। या फिर दूसरा एक एग्जांपल भी देता हूँ। आप राजस्थान से हो सपोज डैट, और राजस्थान से आप मुंबई चले गए, और आप मुंबई शिफ्ट हो गए। फिर आपका प्लान बदला, यार मैं मुंबई नहीं, अब मैं दिल्ली जाऊँगा। फिर आप दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर आपका प्लान बना, या नहीं मैं कोलकाता जाऊँगा, फिर आप कोलकाता शिफ्ट हो गए। और ये क्या है? टोटल प्रवास है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रवास के हैं। अब सबसे पहला होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब क्या होता है कि किसी देश से बाहर की ओर जाना। सपोज दैट आप राजस्थान के हो, राजस्थान से आप मुंबई की ओर जा रहे हो, तो आप राजस्थान से क्या कर रहे हो? उत्प्रवास कर रहे हो। और मुंबई में क्या कर रहे हो? आप अप्रवास कर रहे हो, अप्रवास कर रहे हो। राजस्थान के हो और मुंबई में जा रहे हो, तो राजस्थान से आप उत्प्रवास कर रहे हो, और मुंबई में क्या कर रहे हो? आप प्रवास कर रहे हो। उसके बाद आता है ऋतु प्रवासन। ऋतु प्रवासन क्या होता है? पशुओं के साथ ऋतुओं के अनुसार परिभ्रमण करना। और उसके बाद आता है अभिगमन, नगरों की ओर दैनिक यात्रा करना। अभिगमन का मतलब होता है नगरों की ओर दैनिक यात्रा करना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242। जो 242वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसमें उसकी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकतम जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है। ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर दिया आपके साथ। एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया में कितना % नगरीकरण है, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको समझा दिया है। उस क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हम 243वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हम 243वां क्वेश्चन है, ये रहा 243वां क्वेश्चन। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को हमें सम्मिलित करना है। यहाँ पर पहले मैं सम्मिलित कर दिया हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। आप फिंगर लगा के कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ हैं और उनकी कुछ विशेषताएँ दी हुई हैं, तो यहाँ पर हमें इसके बारे में डिस्कस करना होता है। एक साइड निग्रोइड है, कॉकेसाइड है, मंगोलाइड है, दूसरी साइड ल्यूकोडम है, कैथोडम है और मेलानोडम है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो निग्रोइड प्रजाति है उसकी विशेषता है मेलानोडम। ल्यूकोडम विशेषता है कॉकेसाइड जनजाति की और कैथोडम विशेषता है मंगोलाइड प्रजाति की। अब हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल देखो, कॉकेसाइड जनजाति, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको आगे जो कॉकेसाइड प्रजाति से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। कॉकेसाइड ल्यूकोडम मिलता है, कॉकेसाइड प्रजातियों में ल्यूकोडम मिलता है, ल्यूकोडम। इसे श्वेत प्रजाति भी कहते हैं। त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए हुए भूरा होता है। कैसा होता है? जो कॉकेसाइड प्रजाति के लोग रहते हैं उनका रंग भूरा होता है। सिर के बाल मुलायम होते हैं, इनके जो सिर के बाल हैं वो मुलायम होते हैं। देखो, इससे पहले मैं बता दूं, कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड, इन तीनों प्रजातियों को आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए और आपको बहुत ही सही ढंग से समझाने के लिए मैं डेस्क्रिप्टिव टाइप से एक वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने 3 फ़ोटो यूज किए हैं। एक तो एशियन कैंडिडेट, जैसे इंडिया का एक कैंडिडेट, दूसरे में एक अफ्रीकन कैंडिडेट और एक यूरोपियन कैंडिडेट। इन 3 फ़ोटो का यूज किया है और इन तीनों फ़ोटो के बेस पर मैंने पूरी की पूरी प्रजातियों की, जो कॉकेसाइड है, मंगोलाइड है और निग्रोइड है, इसकी सारी विशेषताएँ, सारे उनकी जो लक्षण हैं, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी का मैंने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कॉकेसाइड। ये प्रजातियाँ यूरोप, दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में मिलती है। जो कॉकेसाइड प्रजाति यूरोप में मिलती है, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया में मिलती है और उत्तरी अफ्रीका में मिलती है। विश्व में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ, जो कॉकेसाइड प्रजाति है वो विश्व में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। विश्व की आधी जनसंख्या इसी प्रजाति के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो जो विश्व की आधी जनसंख्या है वो कॉकेसाइड प्रजाति में अंतर्गत शामिल की जाती है। कॉकेसाइड प्रजाति का मूल स्थान कॉकेसस पर्वत के दक्षिण भाग में, किसके भाग में? कॉकेसस पर्वत के दक्षिण भाग में जो कॉकेसाइड प्रजाति का मूल स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मंगोलाइड प्रजाति पर। किसके ऊपर? मंगोलाइड प्रजाति के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। मंगोलाइड पीले भूरे रंग के मंगोल का विस्तार मध्य एवं पूर्व एशिया में, दोबारा पढ़ लो, पीले भूरे रंग के मंगोल प्रजाति का विस्तार मध्य एवं पूर्वी एशिया में। इस प्रजाति में कैथोडम मिलता है। क्या मिलता है? कैथोडम मिलता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है, जैसे हमारा जो कलर है, जैसे ही सपोज डेट एक ये कलर है, गेहुआ कलर है थोड़ा, तो ये हल्का भूरा कलर मिलता है इसमें। इस प्रजाति का विशिष्ट लक्षण इनकी तिरछी आँखें हैं। जो मंगोलाइड प्रजाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सबसे स्पेशल विशेषताएं हैं, इनकी जो आँखें होती हैं वो तिरछी मुड़ी हुई होती हैं। इनके बाल काले होते हैं, खड़े होते हैं और अल्प होते हैं। क्या होते हैं? काले होते हैं, खड़े बाल होते हैं और अल्प बाल होते हैं, बाल बहुत कम होते हैं इनके। और इन जो मंगोलाइड प्रजातियाँ, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है प्राचीन मंगोलाइड। प्राचीन मंगोलाइड की जो प्रजाति है वो चाइना में है, मंगोलिया में है और तिब्बत में। इसके बाद आर्कटिक मंगोलाइड। आर्कटिक मंगोलाइड है
जो कनाडा में हैं, ग्रीनलैंड में हैं और अलास्का और साइबेरिया में। जो आर्कटिक मंगोलैंड है वो कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया में है। उसके बाद है अमेरिकन इंडियन। जो अमेरिकन इंडियन है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में है। अमेरिकन इंडियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में है। इंडोनेशियन मलय, एक है इंडोनेशियन मलय जो मंगोलैंड प्रजाति का चौथा वर्ग है, और ये कहाँ कहाँ रहता है? दक्षिणी चीन में रहता है, दक्षिणी चीन में रहता है, वियतनाम में रहता है, लाओस में रहता है, कंबोडिया में रहता है, थाईलैंड में रहता है, म्यांमार में रहता है, मलाया में रहता है और इंडोनेशिया में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम निग्रोइड। निग्रोइड इस प्रजाति में मेलानोड्रम मिलता है। क्या मिलता है? मेलानोड्रम मिलता है निग्रोइड प्रजाति में। ये काले, भूरे एवं कत्थई रंग के होते हैं। जो निग्रोइड प्रजाति के लोग होते हैं वो काले भूरे रंग के होते हैं। जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं बिल्कुल काले होते हैं, उस तरीके के होते हैं। और इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। जो निग्रोइड प्रजाति है इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। इन्हें दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, एक है अफ्रीकन शाखा, दूसरा है एशियाई शाखा व अमेरिकन शाखा। क्वेश्चन बन जाता है कि निग्रोइड प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अफ्रीकन शाखा है और दूसरी एशियाई शाखा या अमेरिकन शाखा है। देखो, आपको इन सभी की PDF लेनी है तो आप मेरे साथ जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसके ऊपर मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको वो इनकी PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूँगा, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। बहुत अच्छा कंटेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 244। सऊदी अरब से संबंधित विकल्पों का चयन करो। सऊदी अरब से संबंधित विकल्पों का चयन करो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सऊदी अरब से संबंधित केवल दो कथन सही हैं, पहला और दूसरा। पहला कथन है नगरीय जनसंख्या का उच्च भाग और दूसरा कथन है विस्तृत कृषि प्रतिरोध। नगरीय जनसंख्या का उच्च भाग, विस्तृत कृषि प्रतिरोध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 245वां। ये 245वां क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है तो वो है लापाज। बोलीविया की राजधानी है लाप्लास, जिसको लापाज बोलते हैं। वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। तो लापाज है वो बोलीविया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बोलीविया की राजधानी है। सागर तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नगर चारों ओर से रियल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक रियल पहाड़ी है जिसके द्वारा ये नगर चारों ओर से घिरा हुआ है। यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। जो लापाज है वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक कैपिटल है, एक राजधानी है। क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो वह है लापाज। अब क्वेश्चन नंबर 246 है, जहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी थी कि असत्य कथन कौन सा है। और असत्य कथन यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो असवित चाइनीज है जो यहाँ पर बिल्कुल असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन है। और इसको हम एक बार आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मेस्टिजो इंडियन, जो मेस्टिजो जनजाति है वो इंडियन और यूरोपियन दोनों के मिश्रण से बनती है। मुलाटो है जो अश्वेत और यूरोपियन से बनती है। जैम्बो है जो अश्वेत व निग्रो से बनती है। मेस्टिजो की सर्वाधिक संख्या है। क्वेश्चन देखो, जो मेस्टिजो प्रजाति है वो इंडियन और यूरोपियन दोनों से मिलकर बनी होती है। मुलाटो अश्वेत और यूरोपियन से मिलकर बनी होती है। और जैम्बो है जो अश्वेत व निग्रो से मिलकर बनी होती है। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? मेस्टिजो की। उसके बाद 248वां क्वेश्चन है,
247वां क्वेश्चन है, सॉरी। कथन ए, होमोसेपियंस मानव को सामान्यतः कोकेसी, मंगोलाब, मंगोलाम, निग्रोसम एवं ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति में विभाजित किया जाता है। कारण आर है, इस प्रकार का वर्गीकरण प्रजातिवाद के उद्भव से संबंधित है। अब यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। कथन ए है, दोनों कथन सही हैं, आर ए की व्याख्या है। बी है, दोनों कथन सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा कथन है, ए सही है और आर गलत है। और चौथा कथन है, ए गलत किंतु आर सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है यहाँ पर कि जो एक कथन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है और इसका जो आर है वो बिल्कुल गलत है। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा वाला कथन? ये वाला कथन बिल्कुल सही है और ये वाला कथन यहाँ पर गलत है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 248वां क्वेश्चन है, कौन सी मानव जाति वर्ग मंगोलाइड में समाविष्ट नहीं है? तो 48वां का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बद्दू। जो बद्दू जाति है वो मंगोलाइड प्रजाति में समाविष्ट नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं बता दूं आपको, जो 248वां क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्शन। तो देखो यहाँ पर तीनों प्रजातियों की तीनों जो प्रजातियाँ हैं, मंगोलाइड है, कोकेसाइड है और निग्रोइड है, इनकी कुछ उपजातियाँ हैं। उन तीनों का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति का उपवर्ग है जैसे सेमोइड्स है, रेड इंडियन है और यूकागिर है। मंगोलाइड की कौन कौन सी है? सेमोइड्स है, यूकागिर है और मंगोलाइड प्रजाति के उपवर्ग हैं सेमोइड्स है, यूकागिर है और रेड इंडियंस हैं। उसके बाद है कोकेसाइड। कोकेसाइड के उपवर्ग हैं जैसे नार्डिक है, भूमध्य सागरीय है और अल्पाइन है। इसके अलावा जो निग्रोइड है, निग्रोइड के उपवर्ग हैं जैसे मसाई है, बैसो है, बुशमैन है, हॉटेंटॉट है, पिग्मी है, सेमांग है और सकाई है। ये सभी के सभी निग्रोइड से संबंधित है। इनको आपको याद करना है क्योंकि अभी क्वेश्चन पुट अप हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249। कौन से वर्ष में विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई? कौन सा वर्ष है जिसमें विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई? तो वो है 2008। 2008 में विश्व की जो नगरीय जनसंख्या है वो वहाँ की ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का 250वां क्वेश्चन, वो सम्मिलित करना है हमें। यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ हैं और वो कहाँ पर रहती हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो देखो सबसे पहला है इन्यूट जो कि कनाडा में रहती है, और चुकची जो कि रूस में रहती है। ये रूप नहीं है, ये रूस है। सोमपेन जो कि अंडमान निकोबार में रहती है। बांतू जो कि मध्य अफ्रीका में रहती है। तो इसका जो मिलान है ABCD बिल्कुल सही है। इन्यूट उत्तरी कनाडा में रहती है जिसको हम एस्किमो बोलते हैं। बांतू जो मध्य अफ्रीका में रहती है। सोमपेन जो कि निकोबार, अंडमान निकोबार का जो द्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर रहती हैं। और चुकची रूस में रहती हैं, स्पेशली उत्तरी रूस में रहती हैं। तो इसके साथ हमारे जो आज के 50 के जो क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।